हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्विकली रिविजन करते हैं पहले कल के करंट अफेयर का। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है पुरुष एकल का, और महिला एकल का ईगा स्वितेक ने जीता। 12 से 14 जून तक G20 साइंस शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया। और अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। और भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में CBG ऑपरेशन किया है अरेबियन सी में। BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप इंडिया ने जीत लिया है। वहीं अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक सेक्रेड नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस थीम के साथ 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। क्या? इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म क्या होता है इसको समझिएगा। ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है जो त्वचा से संबंधित होती है, और इसकी वजह से दृष्टिबाधिता जैसी भी स्थिति आ जाती है। शुरुआत में ही बचपन से ही दिखने लगता है, बच्चों में होता है, और बच्चे आगे चल करके कभी कभी देखा जाता है कि ये कैंसर के भी शिकार हो जाते हैं। और ये एक दुर्लभ बीमारी है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों को समाज में एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, माता पिता को उनको जिससे सही से केयर कर सकें, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने वाला ये दिवस है। अब इसके लक्षण में अगर बात करें तो इसमें बालों का रंग सफेद होने लगता है, त्वचा बिल्कुल सफेद होने लगती है। ठीक है, आंखों में पिगमेंटेशन या मेलानिन कमी होने लगती है, जिससे वो कलर को नहीं डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये सभी कुछ लक्षण होते हैं। आगे चल करके कभी कभी स्किन कैंसर भी हो जाता है, और चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसको लेकर के इसीलिए अवेयरनेस फैलाया जाता है। अभी ये लाइलाज है, मतलब इसका भी कोई इलाज नहीं है। तो फिलहाल इसकी थीम है इंक्लूजन फॉर इज स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या है? इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बात करेंगे इस महीने के बाकी के दिवस की। तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है। कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो इसीलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जितनी देर रुका हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके एक बार रीडिंग लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विरिन शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में अभी हाल में ये एक्सरसाइज हुआ है, एक्स एक्विरिन। ये एक्सरसाइज शुरू हो चुका है और इंडियन आर्मी इसमें हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ मालदीवियन जो आर्मी है वो भी इसमें हिस्सा ले रही है। ये आयोजित कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो रहा है चौबटिया उत्तराखंड में। यही आपसे पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा कि भारत और मालदीव के बीच में अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ एक्वेरिन नाम का, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ चौबटिया उत्तराखंड में। क्लियर है? अभी अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको मालदीव और इंडिया के बारे में एक और अभ्यास के बारे में बताया था, वो भी अभी चल रहा है। ठीक है, वो 4 जुलाई तक चलेगा। वो चल रहा है, उसका नाम है एकता अभ्यास। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 3 जून के आसपास, 3 या 4 जून के आसपास, और ये 3 या 4 जुलाई के आसपास में चलेगा। ठीक है, तो ये 1 महीने का था, ये अभी चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर अभी एक्स एक्वेरिन हुआ है, ये चौबटिया उत्तराखंड में हो रहा है, और ये 24 जून तक चलेगा। क्लियर है? इसका 12वां संस्करण है, और इसका वाले का ये 6ठा संस्करण था। ओके, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ जिससे आप ये ना सोचो कि यही वाला अभ्यास है। ठीक है, दोनों अभ्यास हो रहे हैं। अच्छा, अब कुछ और अभ्यास जो पिछले दिनों में हुए हैं अन्य देशों से, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ ओमान की खाड़ी में। एक था भारत मालदीव के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। और बुलंद भारत ये भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश में। AIME यानी आसियान इंडिया समुद्री अभ्यास मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये सिंगापुर में हुआ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। बालिकतान ये अमेरिका और फिलीपींस का था, सबसे बड़ा था अभी तक का। कवच भारतीय सेना ने किया है वायुसेना और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के अंडमान निकोबार में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान निकोबार में ही एक ऐसा कमान है जो
त्रिशक्ति कमान है, मतलब वहां पर तीनों ही अपनी मिलिट्री जो है, तीनों प्रकार की जो सेना है उसके लिए कमान है यहाँ पर। कोप इंडिया भारत और अमेरिका में के बीच हुआ। सेलिनेक्स भारत श्रीलंका, कोंकण ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी। फ्रीडम शील्ड ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। ला पैरोस ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है और ये हिंद महासागर में हुआ। आगे बढ़ते हैं। सर्बियन ट्रॉफी 2023 इसका खिताब किसने जीत लिया है? इसका खिताब जीत लिया है एंडी मरे ने। जो लोग काफी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स से काफी पहले से जुड़े होंगे, वो लोग ये नाम जरूर सुने होंगे, एंडी मरे। एंडी मरे अपने टाइम के बेहतरीन सितारे थे और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। काफी सालों से ये देख नहीं रहे थे। ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। 2016 से लास्ट गेम ये 2016 में जीते थे अपना, जब इन्होंने विंबलडन जीता था, और उसके बाद से देखो अभी इन्होंने जीता है फर्स्ट ग्रास कोर्ट सिंगल चैंपियनशिप इन 7 ईयर। पिछले 7 सालों में इन्होंने अब जीता है, बीच में ये छोड़ दिए थे खेलना वगैरह। तो एंडी मरे जो है इन्होंने सर्बियन ट्रॉफी जीत ली है फिलहाल, ठीक है। और देखो इन्होंने किसको हरा कर जीता है, जूरिच रेडियोनो को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं रहने वाले, तो इनको इन्होंने हरा दिया है। और साथ ही साथ ये एटीपी चैलेंज टूर में सबसे उम्रदराज ग्रास कोर्ट चैंपियन भी बन गए हैं। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जो पुरुषों का होता है टूर्नामेंट उसे कहते हैं एटीपी, और जो महिलाओं का होता है उसे कहते हैं डब्ल्यूटीए। आप सुनते होंगे ना कि इन्होंने डब्ल्यूटीए खिताब जीता और इन्होंने एटीपी टूर खिताब जीता। तो एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये पुरुषों का होता है। डब्ल्यूटीए मतलब विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, तो ये होता है महिलाओं के लिए, ठीक है ना। चलो तो फिलहाल एंडी मरे की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, अभी फ्रेंच ओपन हुआ और फ्रेंच ओपन के बारे में कल मैंने आपको बताया, नोवाक जोकोविच जो हैं वो बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल में बात करें तो ईगा स्वितेक ने जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और ईगा स्वितेक पोलैंड की है। इन दोनों को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किस भारतीय फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की एक और डॉक्यूमेंट्री ने एक और अवार्ड जीत लिया है। WHO का ये अवार्ड था हेल्थ फॉर ऑल की कैटेगरी में, और भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये नाम की एक डॉक्यूमेंट्री थी और इसने जीत लिया है ये अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडियन फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट विंस WHO अवार्ड। तो इसको डायरेक्शन इसका किया था वंदिता सहारिया ने, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं और एकमात्र ये भारतीय थी इस इवेंट में ये अवार्ड लेने वाली, जीतने वाली, ठीक है। एक और अवार्ड मिला है ग्रैंड प्रिक्स, वैसे तो कई अवार्ड मिले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूएचसी का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जोनाथन्स मिरेकल फीट को मिला है। किसे? जोनाथन्स मिरेकल फीट मूवी को मिला है। WHO आया है, WHO के बारे में जानना चाहोगे? चलो बता ही देता हूँ। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। हाल ही में एडीबी और किस भारतीय राज्य के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए अभी एडीबी और इंडिया के बीच में भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ, एक डील हुआ है $130 मिलियन के लिए, और वो भी किस राज्य के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। तो देखो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो एडीबी है या वर्ल्ड बैंक है, जब भी ये लोग पैसा देते हैं किसी राज्य को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भारत सरकार के थ्रू हो करके तब जाता है उस स्टेट को, क्योंकि अपना जो है अपना ऐसा नहीं है कि कोई राज्य डायरेक्टली जा करके टाइप कर लेगा, वो भारत सरकार से हो करके जाता है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा कि एडीबी और भारत सरकार के बीच में अभी समझौता हुआ है किस राज्य के लिए या किस राज्य में ये पैसे खर्च करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था, आंध्र प्रदेश को दिया था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए एडीबी ने, अब हिमाचल प्रदेश को देने की बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश को $130 मिलियन का लोन देगा। कौन देगा? एडीबी देगा, ठीक है। किस लिए देगा? देखो, इंक्रीज एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश जो है एक्चुअली में सब ट्रॉपिकल गार्डनिंग को बढ़ावा मिलेगा इसको, इससे सिंचाई मूल्य संवर्धन परियोजना, भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव हैं रजत कुमार मिश्रा, इनके बीच में,
और एडीबी इंडिया के जो रेजिडेंट मिशन के निदेशक हैं ताकेओ कोनिशी, इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं मसात्सुको अस्कावा। इसमें वर्तमान समय में 68 देश हैं, सदस्य देश इसके 68 हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में चीजें रिकॉल कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश आप इंडिया के मैप में देखोगे, यहाँ पर लोकेशन है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। ये भी दोनों लोग नए आए हुए हैं तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से बेसिक जानकारियां तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं आज आपका रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जो चीजें, जो क्वेश्चंस पिछले दिनों में आए हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। अभी अगर आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश ने ही आर्थिक स्थिति, राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था, यानी श्वेत पत्र रिलीज किया था। ठीक है। इसके अलावा अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इसके अलावा अभी स्पीति घाटी के महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही। हिमाचल प्रदेश, अगर आपको याद हो, यही तो अज्ञात शवों के लिए इसने डीएनए डेटाबेस तैयार करने की घोषणा की थी। डीएनए डेटाबेस तैयार करने की घोषणा की थी। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, तो अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस यही तैयार कर रहा है। संजीवनी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश की ही परियोजना है, इसी के द्वारा लाई गई थी। इसी के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग अभी मिला था। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। हिमाचल निकेतन का शिलान्यास भी दिल्ली में किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को में फिर से शामिल होने की किसने घोषणा कर दी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब थे तो उन्होंने क्या कहा था कि यूनेस्को से अब हम बाहर हो जाएंगे, और बाहर भी हो गए थे। 2017 में बाहर हो गए थे, और अब देखो जो बाइडन फिर से ले आए हैं। यूनेस्को में अमेरिका एक बार फिर से शामिल होने की इच्छा जाहिर किया है, और लेकिन इतना आसान है नहीं। जितने दिन नहीं थे उसकी पेनाल्टी भी इनको देनी पड़ेगी। कि डोनाल्ड ट्रंप कई चीज़ों से, कई जगहों से बाहर निकले थे, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारा फंड जो है, बहुत सारा पैसा वो जा रहा था उन ऑर्गेनाइजेशंस में। देखो, अमेरिका जहां भी शामिल होता है ना, सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है। चाहे जो भी संस्था ले लो, और जो भी संस्था होती है वो डोनेशन पर ही चलती है। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन जो है अमेरिका ही देता है। बदले में अमेरिका चाहता है कि उसकी स्वामित्व चले रहे। तो इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई चीजों से बाहर निकले थे धीरे धीरे। अगर आपको याद आ रहा हो तो पेरिस जलवायु समझौते से भी एक बार बाहर हुए थे। पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुए थे, लेकिन जैसे ही बाइडेन आए तुरंत ही उसमें दोबारा से शामिल हो गए। यहाँ से यूनेस्को से भी बाहर हो गए थे। इवन WHO से भी बाहर होने की घोषणा कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, तो यूनेस्को से अभी जब बाहर हुए थे उस टाइम पर 2017 में, तब से अभी तक अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब शामिल होने की घोषणा कर दिए हैं जो बाइडन। तो यानी अब शामिल हो रहे हैं, लेकिन शामिल होने के लिए जो इतने दिन तक फंड नहीं दिए हैं उसको इनको देना पड़ेगा। तो $600 मिलियन होता है वो, और वो बकाया राशि जब अमेरिका देगा तो इसमें शामिल होगा। ये अमेरिका के लिए नई बात नहीं है, अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। 1984 में जब रीगन थे वहां के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी बाहर होने की घोषणा कर दी थी, और कारण सेम वही था कि बहुत ज़्यादा फंडिंग देनी पड़ रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस को। और 2003 में फिर जाकर के शामिल हुआ था अमेरिका, और फिर देखो 2017 में अलग हुआ, अभी 2023 में शामिल हुआ। क्लियर है ना? यूनेस्को के बारे में बेसिक चीजें फिर से रिवाइज करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें देखो टॉप पर है गुजरात। गुजरात ने तमिलनाडु को छोड़ दिया है पीछे। यहां पर देखिए आर्टिकल, गुजरात पिप्स तमिलनाडु एज द लीडर इन विंड एनर्जी कैपेसिटी। तो गुजरात ने पीछे छोड़ दिया है। विंड एनर्जी कैपेसिटी क्या है? देखो यही है विंड एनर्जी। ये पवन ऊर्जा चक्कियां जो आपको दिख रही है ना, ये क्या करती हैं? हवाएं जो चलती हैं तो ये घूमती हैं, और इनके घूमने की वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में तो इसमें गुजरात आ गया है टॉप पर। सबसे ज्यादा पवन चक्कियां, सबसे ज्यादा पवन एनर्जी के लिए प्लांट स्थापित कर दिया है। तमिलनाडु सेकंड पर आ गया है। और वहीं संचयी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता की बात करें,
यानी कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें आल टाइप की, तो आल टाइप वाले में राजस्थान है टॉप पर, सेकंड पर गुजरात पर है और थर्ड पर है तमिलनाडु। क्लियर है ना? गुजरात देखो मैप में यहाँ पर है। अच्छा, गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है, ठीक है ना? सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य है। ये देखो, ये जो है बॉर्डर ना, ये है कोस्टल बॉर्डर। तो जो कोस्टल बॉर्डर यानी कि जो समुद्र तट से अपनी बॉर्डर लगाता है, सबसे लंबा जो है वो गुजरात का ही है कर्वेचर की वजह से। दूसरे पर आंध्र प्रदेश का पड़ता है। देखने में लगता है कि आंध्र प्रदेश का ज्यादा होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का ज्यादा नहीं है। राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है हंसावार, राजकीय पुष्प है गलगोटा। अच्छा, सबसे ज्यादा एशियाई शेर पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे गिर नेशनल पार्क में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एप्सन इंडिया ने अपने इको टैंक प्रिंटर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एप्सन इंडिया ने अभी हाल ही में दोस्तों रश्मिका मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर आर्टिकल देखिए, एप्सन इंडिया रोप्स इन रश्मिका मंदाना एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर ये होंगी। एप्सन इंडिया एक प्रिंटर बनाने वाली कंपनी है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है, अपने प्रोडक्ट वगैरह का प्रचार इनसे करवाएगी। तो बाकी के जो भी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर चर्चे में रहे थे उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एप्सन इंडिया के तो रश्मिका मंदाना हो गई, रेंगलर की अभी स्मृति मंदाना को बनाया गया था। ये दोनों बहन नहीं है, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है ना? बहन बहन मत समझ लेना। ये महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना और ये एक्ट्रेस हैं। ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी के, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के बनाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स की, आलिया भट्ट गुच्ची की पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है। आयुष्मान खुराना वेकफिट के, परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइसेस के, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। आगे, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने किस तिथि को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे, तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है ध्वनि प्रदूषण को कम करने का। 14 जून को उसने अनाउंस किया है कि नो हॉर्निंग डे रहेगा। मतलब ट्रैफिक में अगर आप चलो तो हॉर्न मत बजाना, हॉर्न अगर बजाओगे तो चालान कट सकता है। नो हॉन्किंग डे कहते हैं इसे। देखो, नो हॉन्किंग डे या नो हॉर्निंग डे दोनों तरफ से इसको देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल्स वगैरह में। नो हॉकिंग डे ये मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। हॉर्न केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के 119 नियम नंबर 119 के तहत इसको लागू करने के लिए बात कही है मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने। ओके, अगला, जून 2023 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, तो ये इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये 1994 से 2011 तक इटली में 4 बार ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। इटली की राजधानी रोम होती है। रोम से याद रखिएगा, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और रोम को ही कहा जाता है पोप का शहर। क्या कहा जाता है? पोप का शहर कहा जाता है, सबसे पवित्र शहर कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। अब थोड़ा सा इटली में दिखा देता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। देखो, ये है एशिया का भारत, दुनिया का भारत, अपना प्यारा भारत। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, ये रहा ये पूंछ वाला देश इटली, इसे कहते हैं यूरोप का भारत। ध्यान रखिएगा, बहुत सही सुन रहे हो आप, इसे कहते हैं यूरोप का भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, भारत जो है ये भी एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप मतलब होता है जब 3 तरफ से हिस्सा जो होता है वो जल से घिरा होता है। तो देखो, भारत का आधा से ज्यादा भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, नीचे वाला प्रायद्वीपीय टाइप का है। और इसका भी यहाँ पर देखो 3 तरफ से हिस्सा जो है वो जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको यूरोप का भारत कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इटली है, राजधानी इसकी रोम है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी महीने की ई बुक लेना चाहते हैं तो हर एक महीने की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक हमारी आती है और पिछले 4 साल से हम लोग ई बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो बेहतरीन अनुभव है और बेहतरीन आपको कॉन्टेंट मिलता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ई बुक बहुत सारे लोग लेते हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिपीटिव होते हैं, मतलब हर महीने आकर के ई बुक लेते हैं। आप भी एक बार ई बुक ले करके एक बार देखो जरूर, एक बार रीड जरूर करो। पहले मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले आप ये 7 मंथ वाली 6 मंथ वाली ई बुक लो या ईयरली लो, पहले आप किसी एक महीने की ई बुक लो,
पढ़ो, देखो, कंटेंट देखो, उसकी क्वालिटी देखो और उसका कवरेज देखो और उसके बाद फिर आप बाकी के महीने को लो। तो ये चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और वहीं पर व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप से लेना है तो वहां से भी ले सकते हो। चलिए हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। रिवीजन कर रहे थे, मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक एक्सक्वेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो बन गया है केरल। अभी हाल ही में औरंगाबाद और उस्मानाबाद इन दोनों के स्थान को बदलने की घोषणा की है किसने, महाराष्ट्र ने। तो केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या किया गया, संभाजी नगर किया गया, संभाजी नगर किया गया और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है, धाराशिव किया गया है, याद रखिएगा। $700 मिलियन ये चीन ने पाकिस्तान को फंड दे दिया है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में आरआरआर को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। आरआरआर इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता था। ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीता है अवार्ड। बिल गेट्स ने अभी हाल ही में हेनकेन होल्डिंग एनवी कंपनी में $902 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है। और हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है, 7वां। भूटान जो है इसके राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। और एसएनपी द्वारा एनटीपीसी कंपनी को विश्व में नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक का दर्जा दिया गया है। टेलीफोन का जर्मनी ने अभी हाल ही में टीसीएस को भविष्य के लिए तैयार संचालन समर्थन बनाने के लिए परिवर्तन भागीदार के रूप में चुना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रसिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ है और अभी हाल ही में चाइना ने संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट झोंगसिंग 26 लॉन्च किया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर रहा है, टॉप पर यूएसए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन में अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर रहेगा और अगर राज्यों की बात की जाए, राज्यों ही ऑप्शन में दिए गए रहें तो उसमें आप उत्तराखंड लगाएंगे, उत्तराखंड लगाएंगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है। और अभी हाल ही में रसिया ने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग की। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। ये सबरी माता की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था। विश्व बैंक ने रूस और यूक्रेन के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन अतिरिक्त पैकेज की सहायता की घोषणा की है। अब ये हो गए 580 क्वेश्चन। कल आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैराथन करंट अफेयर की 3 एपिसोड आ चुके हैं और उन तीनों को देख लेंगे अगर आप ना, तो आपका जनवरी से लेकर जून तक बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के, 3 आरबीआई के। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। आज आपको बताना है नोवाक जोकोविच अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज और पीडीएफ जाकर के प्राप्त कर लो एमजेटी ऐप पर, वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक वगैरह सारा कुछ मिलेगा, तो आप उनका लाभ उठा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।